हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी मैथ्स बाय अर्पित। दोस्तों, आज अपन करेंगे यूपीएससी सीडीएस 2024 प्रीलिम्स का पेपर जो कि हुआ था 21 अप्रैल 2024 को। इसका पार्ट वन, जिसके अंदर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक कराए थे, उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। आई बटन पे यहाँ पे आ रही होगी, वहां पे आप देख सकते हैं। और इसके आगे की पार्ट भी कुछ कुछ दिन पे आते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। इस वजह से सिंगल वीडियो में डालना मेरे को सही नहीं लगा, उससे वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती। दैट्स वाई मैंने 10-10 क्वेश्चन के 10 पार्ट बना दिए। आई होप कि आप लोग देखेंगे और आप लोगों को अच्छे लगेंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, और कुछ अच्छी बातें अगर कमेंट में लिख सकते हैं तो प्लीज लिख देना। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक। What is the difference between the greatest value and the least value of cos square theta plus 3 sin square theta plus 2? इसकी ग्रेटेस्ट और लिस्ट वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में अपन करते क्या है, सबसे पहले इसको सिंगल टर्म में चेंज करते हैं। यहाँ पे आपको अभी दो टर्म दिख रहे हैं, cos square theta और sin square theta। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सिंगल टर्म में चेंज करेंगे। कैसे कर सकते हैं, देखिए cos square theta प्लस 3 sin square theta को मैं sin square theta अलग कर देता हूं और 2 sin square theta अलग कर देता हूं प्लस 2। अब अपन जानते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। तो इस पूरे की वैल्यू मैं 1 के बराबर डाल सकता हूं। 1 प्लस 2 3, तो ये बन गया 3 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब आप यहां पे देख सकते हैं जो अपने पास वेरिएबल है वो केवल और केवल साइन थीटा है। 3 कांस्टेंट है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक तरीके से जिस तरीके से साइन थीटा की जो ग्रेटेस्ट वैल्यू और लिस्ट वैल्यू होगी, वही ओवरऑल ग्रेटेस्ट और लिस्ट वैल्यू में अपन उसको सोल्व कर सकते हैं। तो साइन थीटा ग्रेटेस्ट क्या होता है, साइन थीटा जो ग्रेटेस्ट होता है वो 1 के बराबर होता है। साइन थीटा कभी भी 1 से ज्यादा नहीं जा सकता। तो साइन स्क्वायर थीटा भी जो ग्रेटेस्ट होता है वो 1 के बराबर होता है। तो मैं बोल सकता हूं इसकी जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी वो कितने के बराबर हो जाएगी, 3 प्लस 2 टाइम्स 1 दैट इज इक्वल टू 5। तो 5 इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू हो जाएगी। इसी तरीके से जब लिस्ट की बात की जाती है तो साइन थीटा लिस्ट जो होता है वो -1 तक होता है। लेकिन जब अपन स्क्वायर की बात करते हैं साइन स्क्वायर थीटा, तो उसकी लिस्ट वैल्यू 0 ही होती है, क्योंकि कभी भी स्क्वायर वाली संख्याओं की वैल्यू नेगेटिव में नहीं जा सकती। तो उस वजह से साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो लिस्ट 0 तक ही होता है। तो लिस्ट वैल्यू जब अपन निकालेंगे तो 3 प्लस 2 टाइम्स 0 दैट इज इक्वल टू 3। तो ये हो गई ग्रेटेस्ट और लिस्ट। इसका डिफरेंस आपसे पूछ रहा है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 के बराबर। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट बी। तो एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। यहां पे राइट एंगल अपने पास बी के ऊपर है, दैट मीन्स ये ए ये सी। सच दैट ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द ट्राइंगल एबीसी विथ मैक्सिमम एरिया। तो एक स्क्वायर इसके अंदर इंस्क्राइब्ड है जिसका एरिया जो है वो मैक्सिमम है। तो अपन को उस मैक्सिमम स्क्वायर का पेरीमीटर बताना है। तो देखिए, इसको सोल्व करने का एक फिक्स तरीका होता है, उस तरीके से तो अपन सोल्व कर ही सकते हैं। लेकिन कभी कभार अपन ऑप्शन से जाना चाहे तो उससे भी अपन जा सकते हैं। जैसे यहां पे अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं तो सबसे पहला ऑप्शन है मेरे को 32 सेंटीमीटर। चारों ऑप्शन चेक कर लेते हैं, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं, मैंने पीछे से ले लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर मैं मानूं कि भैया पेरीमीटर 32 सेंटीमीटर के बराबर है, तो स्क्वायर की साइड कितनी हो जाएगी। आप जानते हैं जो पेरीमीटर होता है स्क्वायर का वो 4 इंटू साइड होता है। इसका मतलब अगर पेरीमीटर 32 के बराबर है तो साइड जो है वो 8 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी। क्या कभी भी इस ट्राइंगल में 8 सेंटीमीटर वाली साइड का स्क्वायर पॉसिबल है क्या, क्योंकि उसके लिए जो स्क्वायर बनेगा वो करीब करीब कुछ इस तरीके का इतना बड़ा स्क्वायर बनेगा। और क्या इस तरीके का स्क्वायर पॉसिबल है क्या, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो स्क्वायर तो इस ट्राइंगल के भी बाहर चला जाएगा। तो वो स्क्वायर बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, मतलब ये अपना आंसर नहीं हो सकता। इसी तरीके से 24 की अगर मैं बात करूं तो 24 पेरीमीटर मानने पे जो साइड होगी वो कितनी हो जाएगी, 6 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि 4 इंटू साइड दैट मीन 6 के बराबर साइड हो जाएगी। और अगर 6 की मैं बात करूं तो क्या वो पॉसिबल है क्या, वो भी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके लिए जो स्क्वायर बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा, और ये जो स्क्वायर बनेगा ये भी इस ट्राइंगल के बाहर चला जाएगा। तो ये भी बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो ये भी अपना आंसर नहीं हो सकता।
96/7, अगर 96/7 को मैं पेरीमीटर मानूं तो स्क्वायर की साइड क्या हो जाएगी, 4 से आप इसको काट लीजिए, 4 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में चल जाएगा, 24 बार में, दैट इज 24/7। तो 24/7 जो है वो साइड बनती है स्क्वायर की, और 24/7 यहां पे पॉसिबल है क्योंकि 24/7 की जो एप्रेक्स वैल्यू आती है वो लगभग लगभग 3.5 के बराबर आती है, तो 3.5 के बराबर यहां पे पॉसिबल है। तो अभी इसको अपन होल्ड पे रखते हैं, ये अपना आंसर हो सकता है, लेकिन एक बार ऑप्शन ए भी चेक कर लेते हैं। 24/7, अगर मैं पेरीमीटर को 24/7 मानूं तो स्क्वायर की साइड क्या हो जाएगी, 4 से काटने पे ये हो जाता है 6 बार में, दैट इज 6/7। 6/7 जो होती है वो 1 से भी छोटी साइड हो गई। अगर 1 से भी छोटी साइड है तो वो उसका स्क्वायर कैसे बनेगा, उसका स्क्वायर कुछ इस तरीके सा बनेगा, इतना छोटा स्क्वायर बनेगा। क्या ये छोटा स्क्वायर क्या मैक्सिमम एरिया पॉसिबल है, क्या क्या इससे बड़ा स्क्वायर पॉसिबल नहीं है क्या, आराम से पॉसिबल है भाई। तो ये स्क्वायर क्या मैं ले सकता हूं क्या, बिल्कुल नहीं ले सकता। दैट मीन्स कि ये भी पॉसिबल आंसर नहीं है, तो एकमात्र ऑप्शन कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर बी, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ऑप्शन एलिमिनेशन के मेथड से इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर सकते हैं। नहीं तो अगर कोई जानना चाहे कि भैया बेसिक तरीका क्या होता है तो उसको भी मैं यहां पे बता देता हूं। बेसिक तरीके के लिए अपन क्या करते हैं, इन साइड्स को x मान लेते हैं। अपन जानते हैं स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती है, तो मैंने उसको x मान लिया, तो ये भी x और ये भी x। ये पूरी साइड अगर 6 के बराबर है तो मैं बोल सकता हूं ये जो है ये 6 - x के बराबर हो जाएगी, और अगर ये पूरी 8 के बराबर है तो ये जो है ये 8 - x के बराबर हो जाएगी। अब आप यहां पे देखिए 3 तरह के फिगर बन रहे हैं यहां पे। एक ये ऊपर वाला ट्राइंगल, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये नीचे वाला ट्राइंगल, और एक ये स्क्वायर। इन तीनों फिगर का जो एरिया होगा वो इस बड़े वाले ट्राइंगल के एरिया के बराबर होगा। तो यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, इस बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज हाफ इंटू 6 इंटू 8 इज इक्वल टू, ये ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस यहां पे x है और हाइट है 6 - x, प्लस ये नीचे वाले ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस यहां पे 8 - x है और हाइट है यहां पे x, प्लस ये स्क्वायर का एरिया क्या होगा, स्क्वायर का एरिया होता है हमेशा x स्क्वायर। तो यहां पे आप इस इक्वेशन को सोल्व करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं, और उस हिसाब से जो है आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू जब आपके पास आ जाएगी तो पेरीमीटर आप 4 इंटू एक्स करके निकाल सकते हैं। घबराइए नहीं, यहाँ पे क्वाड्रेटिक आपके नहीं बनेगी क्योंकि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंगल x की डायरेक्ट वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज करना है अपन को px इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस a3 x क्यू प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a1 x प्लस a0 एंड qx भी कुछ इसी तरीके से, ये पोलिनोमियल्स है। अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये जीरोज है px के, दैट मींस ये रूट्स है px के, क्योंकि px जो है वो 4 डिग्री की इक्वेशन है, वो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा 4 रूट्स होते हैं। तो 4 रूट्स अपन को कुछ इस तरीके से दे रखे हैं। इसी तरीके से जो qx है वो भी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसके रूट्स क्या है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, सॉरी लेमडा, अल्फा बीटा गामा लेमडा। देन व्हाट इज px माइनस qx अपॉन x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा इक्वल्स टू, तो इसकी वैल्यू अपन को बतानी है। तो देखिए ये एक आसान क्वेश्चन है, बस आपको एक छोटी सी चीज पता होनी चाहिए, वो क्या कि कभी भी कोई भी इक्वेशन होती है उसको अपन उसके रूट्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो px को मैं लिख सकता हूं, px के जो रूट्स है वो है अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो px को मैं लिख सकता हूं x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा इंटू एक्स माइनस डेल्टा। तो px को मैं ये लिख सकता हूं, यहां पे एक a भी आता है, लेकिन यहां पे जो a है उसकी वैल्यू 1 है, क्योंकि a जो होता है वो x की पावर 4 का कोफिशिएंट होता है, जिसकी वैल्यू यहां पे 1 है, तो उसको आपको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, उसको आप यहां पे हटा सकते हैं। इसी तरीके से जो qx है उसको अपन क्या लिख सकते हैं, उसको भी अपन सेम उसके रूट्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा x माइनस लेमडा, ये अपन को लिखा जा सकता है। अब अपन से px माइनस qx अपॉन x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा पूछ रहा है, तो यहाँ पे जब आप px माइनस qx करेंगे तो आपके पास x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा ये दोनों में सेम है, तो इसको आप कॉमन ले सकते हैं। जब आप कॉमन लेंगे तो नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा,
जैसे कि मैं बता देता हूं, कोई बात नहीं। ये तो हो गया दोनों में कॉमन, अंदर क्या रह जाएगा, पी एक्स में तो रह गया एक्स माइनस डेल्टा, और क्यू एक्स में रह गया एक्स माइनस गामा, सॉरी एक्स माइनस लेमडा। ये इतने सारे ग्रीक लेटर्स हो गए, बार बार सेम सेम बोले आ जाते हैं, कोई बात नहीं। तो यहां पे जब अपन माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस एक्स प्लस लेमडा हो जाएगा, और डिवाइड में आपके पास क्या है, डिवाइड में है एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा। तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या रह गया, ये रह गया लेमडा माइनस डेल्टा, दैट इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर बी। तो यही आपका यहां पे फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये जो चीजें, इसमें पेन उठाने की भी आपको जरूरत नहीं है, बिन पेन उठाए भी आप कर सकते हैं। बस ये सब आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके से अपन किसी भी इक्वेशन को उसके रूट्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ के फॉर विच 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इक्वल टू 0 हैज रियल रूट्स। 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके रूट्स जो है वो रियल है। मैंने पहले अभी थोड़ी देर पहले सेम तरह के इक्वेशन में आपको बताया था कि जब तक कभी भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल हो तो उस केस में जो उसका डिस्क्रिमिनेंट होता है वो हमेशा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होता है। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये अपना ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 हो जाता है। तो यहाँ पे b क्या है, x का कोफिशिएंट दैट इज -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज 2, और c क्या है अपना कांस्टेंट टर्म दैट इज k, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 8k इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। यहाँ पे जब आप 8k को उधर शिफ्ट करेंगे तो 8k अपना लेस देन एंड इक्वल टू 16 हो जाएगा, 8 से 2 बार में, तो k आ गया लेस देन एंड इक्वल टू 2। k अगर लेस देन एंड इक्वल टू 2 है, मतलब 2 या 2 से छोटा है, तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या k की क्या पॉसिबल है, 2, क्योंकि वो या तो 2 है या 2 से छोटा है, तो सबसे बड़ी वैल्यू k की क्या हो जाएगी, 2 के बराबर, ऑप्शन नंबर बी। कंसाइडर दी फॉलोइंग डेटा, ये कुछ आपको डेटा दे रखा है और बोला जा रहा है कि अगर 93 को 94 से रिप्लेस कर दिया जाता है तो फिर कुछ स्टेटमेंट है मीडियन, मीन और मोड के बारे में। तो चलिए सबसे पहले तो मीडियन क्या होता है। मीडियन जब कभी भी नंबर्स को अपन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाते हैं तो उसका जो सबसे बीच का नंबर होता है उसको अपन मीडियन बोलते हैं। तो सबसे पहले तो अपन इस पूरी श्रृंखला को इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमा देते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर आप जमाएंगे, सबसे छोटा नंबर 36 है, फिर 41, फिर 43, फिर 61, 71, 92, 93, 95, 99, 110 आपके पास दो बार है तो दोनों बार आपको लिखना होगा, और 127। टोटल कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, चलिए 12 12 नंबर है, मतलब सेम हो गए। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से अपन ने इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमा दिया। मीडियन क्या होता है, यहाँ पे नंबर इवन है, जब कभी भी नंबर इवन होते हैं तो मीडियन जो होता है वो n/2 और n/2 प्लस 1 वाले नंबर का एवरेज होता है। तो यहाँ पे n मतलब 12, 12/2 मतलब 6, तो छठा नंबर और सातवां नंबर इसका मेरे को एवरेज लेना होगा, वही अपना मीडियन हो जाता है। तो छठा और सातवां नंबर कौन सा है, 3 4 5 है, तो छठा नंबर ये है और सातवां नंबर ये है, मतलब छठे और सातवें नंबर का एवरेज। इन दोनों नंबर के एवरेज जो है वो मीडियन डिसाइड करेगा। अपन से बोला जा रहा है कि भैया 93 को 94 से रिप्लेस किया है, तो न्यू मीडियन और ओल्ड मीडियन के बीच का जो डिफरेंस है वो 1 हो जाता है। तो देखिए ओल्ड मीडियन की अगर मैं बात करूं तो वो कितना हो जाएगा, 92 प्लस 93 दैट इज 3 2 5 9 9 18, मतलब 185/2। ये तो हो गया अपना ओल्ड मीडियन। और न्यू मीडियन क्या होगा, जब 93 को मैं 94 से रिप्लेस करूंगा तो 92 प्लस 94 दैट इज 186/2। तो अब जब आप यहां पे इनका डिफरेंस लेंगे तो वो 1 के बराबर नहीं होगा, वो 0.5 के बराबर होगा। इनका जब आप डिफरेंस लेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 0.5। यहाँ पे 186/2 माइनस 185/2 ये आएगा, बस वो मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, प्लस माइनस से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई सब्जेक्टिव पेपर तो है नहीं कि एक एक चीज लिख रहे हैं। तो ये अपना जो ऑप्शन है वो एकदम गलत है, दैट मीन्स ऑप्शन 1 नहीं हो सकता। अगर ऑप्शन 1 नहीं हो सकता तो 3 ऑप्शन अपने एलिमिनेट हो जाते हैं।
क्या रह गया, केवल एकमात्र ऑप्शन रह गया 2 एंड 3, बस यही सही आंसर है। अब आपको इन तीनों ऑप्शंस को अलग अलग चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। पहला वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया, मतलब पहला वाला ऑप्शन सही नहीं है, तो अब आपने अपने ऑप्शंस में देख लिया कि किस किस में 1 आ रहा है, तो 3 ऑप्शन में 1 आ रहा है, मतलब ये तीनों ही गलत है। तो सही कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, जिसमें 1 नहीं आ रहा, दैट मीन्स 2 एंड 3, ये दोनों ऑप्शन एकदम सही। लेकिन रिवीजन के लिए अगर अपन चेक करना चाहें, तो जैसे मोड क्या होता है, मोड होता है वो नंबर जो सबसे ज्यादा बार आया। तो सबसे ज्यादा बार नंबर कौन सा आया, यहाँ पे 110 आया, क्योंकि वो 2 बार आया। तो अब जब मैं 93 को 94 से रिप्लेस कर दूंगा, तब भी मोड मेरा 110 ही रहेगा, और बिना रिप्लेस करे भी मोड 110 ही रहेगा। तो न्यू मोड और ओल्ड मोड का जो डिफरेंस होगा वो सही बात है 0 होगा, क्योंकि दोनों ही केस में सेम मोड रहेगा, तो डिफरेंस 0 हो जाएगा। इसी तरीके से न्यू मीन और ओल्ड मीन का जो डिफरेंस है वो लेस देन 0.1 होगा, तो ये भी एकदम सही बात है। क्यों सही बात है, क्योंकि मीन जो होता है वो सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स होता है। तो जब आप यहां पे सम करेंगे और डिवाइड बाय 12 करेंगे, तो वो आपको ओल्ड मीन मिलेगा। न्यू मीन के लिए आपको 93 को 94 से रिप्लेस करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि यहां पे जो चेंज हुआ सम में, ओल्ड मीन और न्यू मीन में, वो सिर्फ और सिर्फ 1 का चेंज हुआ है। दैट मीन्स आप जब न्यू मीन के सम का और ओल्ड मीन के सम का डिफरेंस लेंगे, तो वो कितना आएगा 1, और नीचे में है 12, 1/12 जब आप करते हैं तो वो कितना आता है, वो 0.1 से छोटा आता है। 1/12 0.1 से छोटा होता है, दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि डिफरेंस जो है वो 0.1 से छोटा है। तो 2 और 3 अपना सही है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। If n is a natural number, then what is the sum of all distinct reminders of this when divided by 10 for various values of n? तो देखिए यहां पे अपन से बोला जा रहा है कि भैया रिमाइंडर, सारे रिमाइंडर्स का सम क्या होगा जब अपन इसको 10 से डिवाइड करें। तो एक बात ध्यान रखिए, जब कभी भी किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड किया जाता है, तो रिमाइंडर उस नंबर की यूनिट डिजिट के बराबर हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं 21 को 10 से डिवाइड करता हूं, तो रिमाइंडर कितना मिलता है, 1 मिलता है, जो कि उसकी यूनिट डिजिट है, 21 की यूनिट डिजिट है। इसी तरीके से अगर मैं 435 को 10 से डिवाइड करूं, तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, 5 मिलेगा, जो कि उसकी यूनिट डिजिट है। इसका मतलब कभी भी किसी भी नंबर को अगर 10 से डिवाइड किया जाए, तो रिमाइंडर उस नंबर की यूनिट डिजिट के बराबर होता है। तो अपन को यहां पे करना क्या है, इनकी यूनिट डिजिट क्या क्या पॉसिबल हो सकती है ये निकालनी है। तो सबसे पहली बात तो 4 की यूनिट डिजिट या तो 4 हो सकती है या 6 हो सकती है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकती। 6 की यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही रह सकती है। 9 की अगर मैं बात करूं, तो 9 की यूनिट डिजिट या तो 9 हो सकती है या 1 हो सकती है। 11 की यूनिट डिजिट हमेशा 1 ही रहती है। अब आप देखिए जो 4 है, 4 की पावर n में 4 हमेशा कब आता है, यह हमेशा ओड नंबर्स के लिए आता है, और 6 हमेशा इवन नंबर्स के लिए आता है। इसमें तो सिंगल यूनिट डिजिट है, हमेशा 6 ही रहती है ओड इवन सबके लिए। इसी तरीके से 9 जो है वो हमेशा ओड के लिए आता है, और 1 जो है वो हमेशा इवन के लिए आता है। मतलब जब मैं n को इवन रखूंगा तब मेरे को यूनिट डिजिट 1 मिलेगी, जब मैं n को ओड रखूंगा तब मेरे को यूनिट डिजिट 9 मिलेगी। इसमें सिंगल यूनिट डिजिट है तो यही रहेगा। तो अब यहाँ पे कौन कौन सी यूनिट डिजिट पॉसिबल है, जब आप इन सब की यूनिट डिजिट्स को ऐड करेंगे तो क्या होगा, ओड ओड को एक साथ ऐड करना है, इवन इवन को एक साथ ऐड करना है, क्योंकि n एक टाइम पे या तो ओड रह सकता है या इवन रह सकता है, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। तो ओड क्या क्या हो सकता है, 4, इसमें तो हमेशा 6 रहेगा, इसमें 9, इसमें 1, 4 + 6 10, 10 + 9 19, 19 + 1 20, यूनिट डिजिट क्या हुई 0। तो एक यूनिट डिजिट जो पॉसिबल है वो है 0। दूसरी यूनिट डिजिट क्या पॉसिबल है, अब सारे इवन इवन को ऐड करना है। इवन 6, इसमें इवन पे 6 मिलता है, इसमें तो हमेशा 6 मिलता है, इसमें 1 मिलता है, इसमें हमेशा 1 मिलता है। तो 6 और 6 12, 12 और 1 13, 13 और 1 14, यूनिट डिजिट क्या हुई 4। तो जब आप यूनिट डिजिट का सम की बात करेंगे, तो यूनिट डिजिट का सम क्या आ जाएगा 4 के बराबर। तो इस पूरे नंबर को जब अपन 10 से डिवाइड करेंगे, तो दो रिमाइंडर पॉसिबल है, या तो 0 या 4, और दोनों रिमाइंडर्स का जब आप सम करेंगे तो 4 के बराबर आ जाएगा। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सोचने वाला क्वेश्चन है। अगर कोई गलती से यहां पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के इस तरीके से ऐड कर दे, 4 6 1 1, या फिर 6 6 9 1, इस तरीके से अगर वो ऐड कर दे तो वो गलत कर देगा, क्योंकि वो चीज पॉसिबल नहीं है। या तो नंबर n जो है वो एक बार में ओड हो पाएगा या इवन हो पाएगा, दोनों नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द नंबर दिस इज डिवाइडेड बाय 16 व्हाट विल बी द रिमाइंडर।
जब इस पूरे नंबर को अपन 16 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या अपने पास बचेगा, ये अपन से पूछा जा रहा है। चलिए ठीक है, तो देखिए 16 से डिवाइड करने का एक सिंपल सा तरीका होता है। क्या होता है कि लास्ट की 4 डिजिट अगर 16 से डिवाइड है तो पूरा नंबर 16 से डिवाइड है। अगर लास्ट की 4 डिजिट 16 से डिवाइड नहीं है तो वो पूरा नंबर भी 16 से डिवाइड नहीं है। दैट मीन्स कि मैं बोल सकता हूं कि लास्ट की 4 डिजिट जो मेरे को रिमाइंडर देगी वो ये पूरा नंबर रिमाइंडर देगा। जैसे कोई भी नंबर अगर अपन लेते हैं, जब कभी जैसे अपन 4 से किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो 4 से डिवाइड करने पे क्या होता है कि भैया लास्ट की 2 डिजिट अगर डिवाइड है तो पूरा नंबर है, नहीं तो नहीं है। जैसे 125 है, 125 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो क्या रिमाइंडर आएगा, 4 का 3 बार में, एक बार में, मतलब रिमाइंडर 1 आएगा। अब आप 25 को 4 से डिवाइड करके देखिए तो रिमाइंडर क्या आएगा, सेम 1 ही आएगा, क्योंकि लास्ट की 2 डिजिट जो रिमाइंडर देगी वो ही ये पूरा नंबर भी रिमाइंडर देगा 4 से डिवाइड करने पे। इसी तरीके से 16 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो 4 डिजिट पे एप्लीकेबल होता है, मतलब लास्ट की 4 डिजिट अपन को चेक करनी होती है, तो लास्ट की 4 डिजिट जो रिमाइंडर देगी सेम ये पूरा नंबर रिमाइंडर देगा। तो 16 से इसको आप डिवाइड कर लीजिए, 16 का 5 बार में 80, 11 रह गया, 11 के हिसाब से 110, 16 का 6 बार में छिड़ में मतलब 14, 14 का हिसाब से 140, 140 के हिसाब से जो आपका आएगा वो 12 रिमाइंडर आ जाएगा, है ना। ठीक है, 16 का 8 बार में हो जाता है 128, तो 128 के हिसाब से 12 रिमाइंडर आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर 9100 का रिमाइंडर 12 आ रहा है तो इस पूरे का भी रिमाइंडर 12 ही आएगा। ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज द डिजिट एट द 100th प्लेस ऑफ नंबर 225 की पावर 40? 100th प्लेस पे कौन सी डिजिट आएगी 225 की पावर 40 करने पे? तो देखिए सेम तरीके से जैसे 10 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आता है वो इक्वल टू यूनिट डिजिट होता है, उसी तरीके से जब कभी भी 100th प्लेस के नंबर की डिजिट आपसे पूछ रही है तो आप कह सकते हो कि भैया 1000 करने पे जो मेरे को 1000 से डिवाइड करने पे जो मेरे को रिमाइंडर मिलेगा उसकी जो पहली डिजिट होगी वो ही मेरा 100th प्लेस नंबर होगा। इसको मैं थोड़ा छोटे तरीके से समझाता हूं, हो सकता है आप लोगों को समझ में नहीं आया हो। जैसे अपन बोले कि 125 एक नंबर है और मेरे से बोल रहा है कि भैया 100 से आपको डिवाइड करना है इसको, तो 100 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 25 आएगा। अब मुझसे कोई बोले कि 125 में 100th सॉरी 100th नहीं 10th प्लेस की डिजिट कौन सी है, तो 10th प्लेस की डिजिट कौन सी है, 2, और इसका सबसे पहला नंबर कौन सा है, 2। तो देखिए जब 125 में 10th प्लेस की डिजिट अपन को फाइंड आउट करनी थी तो उस पे अपन ने क्या करा, 100 से डिवाइड करा, और 100 से डिवाइड करने पे जो पहला नंबर आया लेफ्ट साइड से वो ही अपनी 10th प्लेस की डिजिट बन गई। इसी तरीके से जैसे 1125 है, अब मुझसे कोई पूछ रहा है कि भैया आपको 100th प्लेस की डिजिट बतानी है, 100th प्लेस की डिजिट, तो अब मैं इसमें क्या करूंगा, 1000 से डिवाइड करके देखूंगा। जब 1000 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 125 आएगा। अब आप यहां पे देखिए लेफ्ट से चलने पे पहला नंबर कौन सा आ रहा है, 1 आ रहा है, तो यही अपनी 100th प्लेस की डिजिट बन जाती है 1125 में। अगर मेरे को 225 की पावर 40 में 100th प्लेस का नंबर चाहिए तो मुझे क्या करना है, इसको 1000 से डिवाइड करना है। तो 225 कितनी बार है, 40 बार है। चलिए लिख देते हैं, इस तरीके से डैश डैश डाल के छोड़ देंगे। इसको अपन डिवाइड कर रहे हैं 1000 से, तो सबसे पहले तो ये 25 से कट जाएगा 9 बार में, 25 से कितनी बार में कटता है, 8 बार में, हाँ सॉरी 25 से कितनी बार में कटता है, 40 बार में। फिर 5 से काट सकता हूं 8 बार में, 5 से ही कितनी बार में कट जाएगा, 45 बार में। अब और कुछ भी नहीं कटेगा। तो रिमाइंडर जब अपन निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, जैसे 8 को अगर मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर +1 आएगा, 8 को अगर मैं 45 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर +4 आएगा, +5 आएगा। अब इसके बाद 225 आएंगे, 225 को जब आप 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो 8 का 2 बार में 16 और 45 16 और 65, 8 8 64, मतलब रिमाइंडर कितना आया, 1। तो हर बार अब आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 1 के बराबर आएगा। तो यहां पे आप सारे रिमाइंडर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 5 इंटू 1 1 1 1, कितने भी 1 से मल्टीप्लाई कर ले 1 ही रहेगा। दैट मीन्स ये पूरा कितना आ गया, इस पूरे का रिमाइंडर कितना आ गया, 1 इंटू 5। तो क्या अपना आंसर 5 हो गया क्या, बिल्कुल नहीं हुआ। ये सोचने की गलती ना करें, क्यों ना करें, क्योंकि अभी ये जो नंबर आया है 5, ये
1000 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर नहीं आया, ये 8 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आया है। तो रिमाइंडर का एक रूल होता है कि जब कभी भी किसी नंबर से अगर उसको काटा जाता है तो उस नंबर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है। यहां पे आप देखिए 1000 जो है वो 8 का कितनी बार है, 125 बार है। दैट मीन्स मैंने 125 से 1000 को काटा तो 8 आया, तो मेरे को अब क्या करना है, इस रिमाइंडर को 125 से मल्टीप्लाई करना होगा। 5 को अगर 125 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 625। दैट मीन्स अब जो है ये आपके पास ओवरऑल रिमाइंडर आया है 1000 से मल्टीप्लाई करने पे, डिवाइड करने पे 225 की पावर 40 पे। अब इसमें 100th प्लेस का कौन सा नंबर है, 6 है। तो मैं बोल सकता हूं कि इस पूरे 225 की पावर 40 में भी 100th प्लेस का नंबर 6 ही रहेगा। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो ये अपना आंसर है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो जल्दी कर सकेंगे, कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये सब तरीके आपको पता होने चाहिए। If ABCD are natural numbers, then how many possible reminders are there when 1 की पावर a plus 2 की पावर b plus 3 की पावर c plus 4 की पावर d is divided by 10। तो फिर से 10 से डिवाइड हो रहा है, तो 10 से डिवाइड होने पे अपन जानते हैं कि जो रिमाइंडर होता है वो यूनिट डिजिट के बराबर हो जाता है। दैट मीन्स कि मेरे को इन सब में जो यूनिट डिजिट पॉसिबल है वो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। लेकिन इस बार एक खेला कर दिया। खेला क्या कर दिया कि यहां पे ए बी सी डी 4 अलग अलग नंबर डाल दिए। अब जब 4 अलग अलग नंबर डाल दिए तो मैं उनको अलग अलग डाल सकता हूं, तो ओड इवन सब कुछ डाल सकता हूं। तो यहां पे बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे। जैसे 1 की पावर ए में एक कुछ भी डालू, इसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 रहेगा। 2 की पावर बी में 4 तरह के यूनिट डिजिट पॉसिबल होते हैं। 2 के लिए हमेशा 4 तरह के यूनिट डिजिट पॉसिबल होते हैं, 2, 4, 8 और 6। इसी तरीके से 3 में भी 4 यूनिट डिजिट पॉसिबल होते हैं, 3, 9, 7, 1। और 4 में 2 तरह के यूनिट डिजिट पॉसिबल होते हैं, 4 और 6। अब यहां पे एबीसीडी जो है वो चारों अलग अलग नंबर है, तो 4 अलग अलग टाइम पे अलग अलग नंबर डालने पे कोई सा भी कॉम्बिनेशन यहां पे पॉसिबल हो सकता है। ऐसा नहीं है कि भैया कोई एक कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं होगा, हर तरह का कॉम्बिनेशन यहां पे पॉसिबल होगा। मतलब इसका 1 ले लो, इसका 2 ले लो, इसका 9 ले लो, इसका 4 ले लो, वो भी पॉसिबल है। इसका 4 ले लो, इसका 1 ले लो, इसको 6 ले लो, वो भी पॉसिबल है। हर तरह का कॉम्बिनेशन यहाँ पे पॉसिबल है। तो यहाँ पे अपन को सबको चेक करना पड़ेगा। इसमें ऐसा भी है कि भैया कुछ जो है वो सेम आ जाएंगे, तो अगर वो सेम आएंगे तो फिर उनको हटाना भी पड़ेगा अपन को। इस वजह से यहाँ पे अपन परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर चारों ऑप्शंस का जो यूनिट डिजिट है वो अलग अलग आनी होती, तब तो अपन सीधा परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा सकते थे इसमें, 1 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 2, इससे अपन आंसर ला सकते थे, दैट इज 432। लेकिन यहां पे दिक्कत क्या है कि बहुत सारे में सेम यूनिट डिजिट हो जाएगी, दैट्स वाई यहां पे आंसर 32 नहीं आएगा। तो अपन को करना ही पड़ेगा, कोई तरीका नहीं है। तो देखिए इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4 मिला के कितना हो जाएगा, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10। तो 1 जो आया वो तो 0 आ गया, यूनिट डिजिट क्या आ गई 0। 1 2 3 6, 3 और 3 6 और 6 12, यूनिट डिजिट 2। फिर 1 2 9 4, 3 और 9 12, 12 और 4 16, यूनिट डिजिट 6। 1 2 9 6, 3 और 9 12, 12 और 6 18, मतलब यूनिट डिजिट 8। 1 2 7 4, 3 और 7 10 और 4 14 की 4, यूनिट डिजिट 4। और 1 2 7 6, तो 1 2 3 7 10, 10 और 6 16, 16 में 6 यूनिट डिजिट होती है जो अपने पहले ही आ चुकी है, तो इसलिए इसको नहीं लेंगे। फिर 1 2 1 4, 2 1 और 2 3 और 1 4, 4 और 4 8, जो कि पहले ही आ चुका है। 1 2 1 6, 1 और 2 3 और 1 4, 4 और 6 10, दैट इज 0, तो वो भी पहले आ चुका है। अब इसी तरीके से जैसे 1 4 3 4, 1 और 4 5, 5 और 3 8, 8 और 4 12, यूनिट डिजिट 2 पहले ही आ चुकी है। 1 4 3 6, 1 और 4 7, 3 10 और 6 16, यूनिट डिजिट आ चुकी है। 1 4 9 4, 1 और 4 5, 5 और 9 14, 1 और 4 5, 5 और 9 14, 14 और 4 18, यूनिट डिजिट आ चुकी है। 1 4 5, 5 9 14, 14 और 6 20 आ चुकी है। फिर 1 4 5 5 7 12, 12 और 4 16 आ चुकी है। 1 4 5 5 7 12, 12 और 6 18 आ चुकी है।
1 4 5, 5 और 1 6, 6 और 4 10 आ चुकी है। 1 और 4 5, 5 और 1 6, 6 और 6 12 आ चुकी है। तो मेरे हिसाब से वैसे अब सारी यूनिट डिजिट यहाँ पे आ चुकी है, लेकिन फिर भी ऑप्शन में 6 भी एक पॉसिबल है, तो क्या पता शायद वो भी हो सके। तो इस वजह से यहाँ पे अपन को और थोड़े से जो नंबर्स बचे उनके साथ भी चेक करना पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते। जैसे 1 8 9, 9 और 3 12, 12 और 4 16, 9 और 3 12, 12 और 6 18, वो भी आ चुका है। फिर 9 9 18, 18 और 4 22 आ चुका है। 9 9 18, 18 और 6 24, वो भी आ चुका है। 9 और 7 16, 16 और 4 20 आ चुका है। 16 और 6 22 भी आ चुका है। 9 और 1 10, 10 और 4 14 आ चुका है। और क्या हो गया, हाँ हो गया था, हाँ 10 और 6 16 भी आ चुका है। 1 और 6 7, 7 और 3 10, 10 और 4 14 आ चुका है। 10 और 6 16 आ चुका है। 1 और 6 7 7 9 16, 16 और 4 20 आ चुका है। 1 6 7 7, 7 7 14, 14 4 18 आ चुका है। 14 और 6 20 आ चुका है। 1 और 6 7 7 1 8, 8 4 12 आ चुका है। और 8 6 14 आ चुका है। तो मतलब इसका मतलब ये 5 यूनिट डिजिट पॉसिबल है। तो इस तरीके से देखो आपको करना पड़ेगा। काफी बड़ा बेकार क्वेश्चन है, मैं भी जानता हूँ। इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस केवल और केवल टाइम खराब करते हैं। लेकिन ये आपके इस तरीके से ये 5 यूनिट डिजिट इसमें पॉसिबल है। तो ये 5 रिमाइंडर पॉसिबल है। ABCD कैन कंप्लीट ए वर्क इन 3 6 9 12 आवर्स रेस्पेक्टिवली। ए किसी काम को 3 घंटे में कर देता है, बी किसी काम को 6 घंटे में करता है, सी किसी काम को 9 घंटे में करता है, और डी किसी काम को 12 घंटे में करता है। Further, only one person can work at a time in each hour, and nobody can work for 2 consecutive hours. It is not necessary to engage all. What is the minimum number of hours that they will take to finish the work? तो चलिए सबसे पहले तो क्या करेंगे, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो अपन ले लेंगे। तो उसके लिए इन चारों का एलसीएम अगर आप लेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाता है। 3 से 12 बार में, 6 से 6 बार में, 9 से 4 बार में, और 12 से 3 बार में। तो ये हो गई इनकी एफिशिएंसी, 12 6 4 3। मतलब टोटल वर्क मैंने मान लिया 36 यूनिट टोटल वर्क है। ए जो है वो 1 घंटे में 12 यूनिट काम कर सकता है, बी 1 घंटे में 6 यूनिट काम कर सकता है, सी 1 घंटे में 4 यूनिट, और डी 1 घंटे में 3 यूनिट। अपन को चाहिए मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स, मतलब कम से कम समय में काम को खत्म कराना है। लेकिन एक कंडीशन क्या दे रखी है कि कोई भी एक आदमी लगातार 2 घंटे तक काम नहीं कर सकता। अब देखिए, कम से कम घंटे में काम कराना है तो जो ज्यादा काम करता है उससे काम कराओ। सबसे ज्यादा काम कौन करता है, ए काम करता है, ए सबसे ज्यादा काम करता है। लेकिन यहां पे दिक्कत क्या है कि मैं लगातार 2 घंटे तक ए से काम नहीं करा सकता। तो 1 घंटे मैंने ए से कराया, फिर अगला 1 घंटा जो ए से जो कम काम करता है लेकिन दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा काम करता है उससे कराऊंगा। वो कौन है, बी। बी ऐसा है जो दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा काम करता है। अब तीसरे नंबर पे तीसरे घंटे के लिए मैं फिर से ए को बुला लूंगा, क्योंकि ये लगातार काम नहीं हुआ, बीच में मैंने ए को 1 घंटे का आराम दे दिया। अब चौथे घंटे के लिए मैं फिर से बी को बुला लूंगा। अब देखिए यहाँ पे कितना काम हुआ, ए ने 12 काम किया पहले घंटे, बी ने दूसरे घंटे 6 काम, ए ने तीसरे घंटे 12 काम, बी ने चौथे घंटे 6 काम। 12 6 18, 18 प्लस 18 36। दैट मीन्स 36 यूनिट का काम करना था, और 36 यूनिट का काम हो चुका है कितने घंटे में, 4 घंटे में। तो मिनिमम आवर्स जो चाहिए वो चाहिए 4 घंटे। 4 घंटे में अपन पूरा काम कर देंगे अगर ए बी इस तरीके से काम कराया जाए। चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है। इस तरीके से अपने सीडीएस के 10 सवाल और हुए, अभी 80 सवाल और बचे जो कि आपको कुछ टाइम पे मिल जाएंगे। थैंक यू।